नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल करगुटकर। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। जैसे कंट्री लेवल पे लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। देश के लेवल पे लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। वैसे स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहा जाता है। हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा कहा जाता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है। अब जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों भी होते हैं, उस स्टेट को कहा जाता है बाइकैमरल। जिन स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, उन स्टेट्स को कहा जाता है यूनिकैमरल। अब अगले 2 मिनट तक चलिए सिर्फ बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है, प्रतिनिधि जाता है, उसे कहते हैं MLC। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे राज्यों में नहीं होती है। भारत में ऐसे सिर्फ 6 ही राज्य है जिन्हें हम बाइकैमरल कह सकते हैं, मतलब जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यानी कि जो बाकी सारे राज्य है वो है यूनिकैमरल। लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले पंजाब, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी हुआ करता था, लेकिन 1969 में पंजाब ने इसे एबॉलिश किया, वेस्ट बंगाल ने 1917 में इसे एबॉलिश किया और तमिलनाडु ने 1986 में इसे एबॉलिश किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविजन देता है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकते हो और एबॉलिश भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्रिएट करना हो या एबॉलिश करना हो, दोनों के लिए ये क्राइटेरिया जरूरी है। क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले तो मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है, क्रिएट करना हो या एबॉलिश करना हो। फिर जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 2/3 यानी 2/3 लोग असेंबली में प्रेजेंट होने जरूरी है। और जब यहाँ पे ये वोट से मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो इसके बाद ये जाता है पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी डिसॉल्व नहीं होती। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी उम्र 30+ होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म होता है 6 इयर्स। एक MLA एक MLC नहीं हो सकता, मतलब अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली में है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो MLC होते हैं ये आते कहाँ से हैं। तो इनमें से कुछ लोग आते हैं म्युनिसिपैलिटी से, मतलब म्युनिसिपैलिटी में जो काम करे उनमें से कुछ लोगों को लिया जाता है। कुछ लोगों को लिया जाता है ग्राम पंचायत में से, कुछ लोगों को लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से। गवर्नर कुछ लोगों को चुनता है। टीचर्स में से भी इनका सिलेक्शन होता है, लेकिन टीचर्स में जिनको 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, सिर्फ उन्हीं को चूज किया जाता है। इसके बाद ग्रेजुएट्स, मतलब जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो, जैसे कि आप या मैं, हम में से भी कोई भी MLC बन सकता है। जब पार्टी, अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में से कुछ ग्रेजुएट्स चुनती है और उन्हें MLC बनाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो इनका टोटल नंबर होता है कि कितने प्रतिनिधि यहाँ पे होंगे, वो डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली पे। लेजिस्लेटिव असेंबली अगर 60 की है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 20 लोग होंगे, मतलब 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली का लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो जो भी व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है इसे कहते हैं MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में विधायक कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इसे आमदार कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर राज्य में 5 साल के लिए होती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं इनकी उम्र 25 से ऊपर होती है। ये चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, मतलब जब आप और मैं वोट करते हैं विधानसभा के इलेक्शंस के लिए, मतलब अपने स्टेट के इलेक्शन के लिए, तो हम चुनते हैं MLAs को जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नंबर होता है, टोटल नंबर, वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली का भी जो मैक्सिमम नंबर है वो है 500, मतलब 500,
और मिनिमम है 60 मेंबर्स। लेकिन गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, क्योंकि ये 3 राज्य छोटे हैं, तो यहाँ पे 60 से ज़्यादा MLAs का होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन स्टेट्स के लिए एक्सेप्शन दिया गया है। तो इन स्टेट्स में 60 या 60 से कम MLAs हो सकते हैं। बात करते हैं मेजर डिफरेंस के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में क्या होता है। सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो भी लॉज पास होते हैं स्टेट लेवल पे, जो भी बजट पास होता है स्टेट लेवल पे, वो सारा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे एक अलग ही पॉलिटिक्स फिर चलती है। सेकेंडली, एक कॉमन मैन के लाइफ में लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना या ना होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ डिसाइड या पास नहीं करती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।